तकरीबन निस्फ दुनिया और ग्लोबल साउथ चलते हो तो चीन को चलिए किनारे पर अमल पैरा है, जहां तियानजिन शहर में आवेज़ा हैं बड़े बड़े बैनर्स रशियन, इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज में, और वहाँ 20 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत को खुशामदीद कहा जा रहा है, जिनमें नुमाया किम जोंग उन हैं, शुमाली कोरिया से आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट हैं जिनको अलास्का समिट ने अच्छी खासी अहमियत दे के दोबारा से रेलेवेंट कर दिया आलमी सतह पर, और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ तो वहाँ पहुँच चुके हैं, उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया। यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ काफ़ी अरसे के बाद कदम रखे हुए हैं और काफ़ी तवक्कुआत हैं इस सूरत हाल में इंडिया को चाइना से। तो चाइना मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है और चाइना भी अच्छी तरह जानता है कि इस साल SCO समिट की क्या अहमियत है। सेठी साहब, अगर क्विकली मैं क्वेश्चन की तरफ आऊँ तो 2024 की निस्बत 2025 में सूरत हाल अच्छी खासी मुख्तलिफ है। इस साल ये इजलास हो रहा है, यूक्रेन जंग जब अपने इंतहा को पहुँची है, टैक्स हो रहे हैं और ऐसे में अमरीका मुसालहत की कोशिश करवा चुका है, जंग ख़त्म करवाने की कोशिश कर चुका है। गज़ा में नस्लकुशी जारी है, जबकि साउथ एशिया में, एशिया पैसिफिक में सिक्योरिटी टेंशंस अपने अरूज पर हैं और ट्रंप की ट्रेड वॉर भी चल रही है। ये जितने मेंबर ममालिक हैं, इनकी कोई ना कोई शिकायत ज़रूर है वाशिंगटन से। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, ये 3 रोज़ा ना सिर्फ समिट बल्कि उसके बाद विक्ट्री डे भी, जिसमें हथियारों से ज़्यादा सबकी तवज्जो शुमाली कोरिया के रहनुमा पर होगी, रशियन प्रेसिडेंट पर होगी, तो क्या टेक अवेज होंगे अब की बार? आयशा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि पिछले साल लो की था। उसकी वजह यह है कि ना ये रशिया वाला इशू था, यूक्रेन का इतना सीरियस कि सीज फायर और सेटलमेंट, और डोनाल्ड ट्रंप की आमदोरफ्त, और दूसरा ये कि इंडिया पिछले साल SCO नहीं गया था जी। और इस साल सबसे आगे है वो वहाँ पहुँचने में। और तो और इस साल बहुत बड़ा इसको एक इवेंट बनाया जा रहा है जी। जिसकी वजह से जो तबसरे हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनने जा रहा है और ये उसकी इब्तिदा है। और क्योंकि इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है और अब बाकी सारी दुनिया जो है एक्सेप्ट फॉर द वेस्ट वहाँ पहुँच रही है। 20 हेड्स ऑफ स्टेट पहुँचे हुए हैं और सब प्रेसिडेंट्स, 2-3 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मोस्टली प्रेसिडेंट्स, and it's being built as the beginning of a new global world order, a multilateral global world order led by China. अच्छा, इसकी इम्कान तो थे मगर बहुत से इश्यूज थे। एक तो ये जैसे जिक्र किया कि बहुत से ममालिक जो हैं जो कि इसमें शिरकत कर रहे हैं, उनके आपस में इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े, डिफरेंसेस भी थे। दूसरा ये था कि ये कभी क्लियर ही नहीं था कि इसका मकसद क्या है SCO का। जब ये शुरू में ये बना था SCO तो उस वक्त SCO नहीं था, शंघाई 5 था। उसके अंदर रशिया, चाइना और 3 सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और वो सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर थे बिकॉज उनके बॉर्डर्स लगते थे तीनों स्टेट्स के, रूस और चाइना के साथ, और सबके अपने बॉर्डर इश्यूज थे। तो शुरू तो ये उस तरीके से हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने इसको बढ़ाते गए और अब इस लेवल पे ले आए हैं कि ऐसे लगता है कि ये नेटो एक तरफ और दूसरी तरफ SCO। मगर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक इसका मिशन स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा कि इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है। वो और चाइना की लीडरशिप जो है, चाइना चाहता क्या है इसके साथ। तो अब स्पेकुलेशन शुरू हो गई है, लोगों ने तबसरे करने शुरू कर दिए हैं कि ये SCO जितना मजबूत होगा उतना तजारत जो है वो डॉलर से हट के चाइनीज युआन में होगी। अभी ये खबर आई है कि इंडिया ने कह दिया है कि जी हमसे जिसने तजारत करनी है वो रुपए में तजारत करे। मुझे नहीं पता वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, हम डॉलर को नहीं एक्सेप्ट करते एंड सो ऑन। तो इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। चाइना और रशिया तो कब से डेवलप कर रहे हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाए उसको, मगर अभी तक क्लियर नहीं है कि SCO के मिशन स्टेटमेंट क्या है, बिकॉज बहुत बड़ा हो गया अब। और इसके अंदर शंघाई 5 से लेके SCO और अब कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया वगैरह वो भी ऑब्जर्वर्स और वो भी आना चाहते हैं। एक तरफ से ये मसला है। दूसरी तरफ इसका मसला ये है कि क्या SCO और ब्रिक्स के अंदर क्या फर्क है, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो भी है रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े जो हैं उधर भी हैं, और वहाँ इसके अलावा यू हैव साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। अच्छा, अब
तो ब्रिक्स क्या करेगा और एससीओ क्या करेगा और कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग होगी और कहाँ नहीं होगी। तो आई थिंक ये क्लैरिटी अब आनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को अटैक किया, एससीओ को अभी तक नहीं अटैक किया। ब्रिक्स को अटैक किया बिकॉज वो समझता है कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बनेगा टू काउंटर द वेस्टर्न प्लेटफॉर्म ऑफ डॉलर एंड नेटो। तो और ब्रिक्स जो है उसके अंदर वो इट्स वहाँ लीडरशिप नहीं है चाइना की। वहाँ चाइना, रशिया, इंडिया सारे मोर और लेस इक्वल पार्टनर्स हैं, इंक्लूडिंग ब्राजील, बहुत बड़ा मुल्क है, बिग जीडीपी। तो एक तो ये चीजें भी सॉर्ट आउट होनी है। सो दूसरी चीज जो है वो ये है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा कू है कि ब्रिक्स को तो वैसे ही वो तकड़े कर रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं उसके अंदर, मगर इंडिया का वहां जाना वो स्ट्रेंथन कर रहा है एससीओ को। मगर एक फिर तीसरा मसला भी खड़ा हो गया जी, वो ये है कि आरआईसी जी, रशिया, इंडिया, चाइना, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको चाइना और रशिया एक्टिवेट कर रहे हैं और इंडिया जो है उस पर हामी भर रहा है। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां इंडिया, चाइना और तीनों बैठे हुए और कुछ समझ नहीं आ रही कि तीनों के मकसद क्या है। अच्छा, चाइना और रशिया का तो समझ आती है कि वो इंडिया को अमेरिका से खींच के अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज ऑब्वियसली वन ऑफ द 6-7 बिग पावर्स। ग्रेट पावर नहीं है मगर बिग पावर तो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी। और अभी भी आप देखें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7-8% मेरा ख्याल है दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जो इस तरीके के साथ इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है। और अगर ऐसी ग्रो करती रही तो वो रशिया से आगे चली जाएगी और इट विल बी चाइना के बाद इट विल बी इंडिया, ब्राजील से भी आगे निकल जाएगी। तो आई थिंक इंडियंस को इस बात का एहसास है, सो दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एन इंडिपेंडेंट स्टांस। मगर प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोपियंस जो है वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो अपने जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उनको कहते हैं खत्म करें और यूरोप जो है इसको यूरोप बना दिया जाए, यूरोपियन यूनियन नहीं यूरोप ही बना के एक मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप की बात होनी शुरू हो गई है वहाँ। उन्हें एहसास कमतरी हो गया कि यार हम तो अब बिल्कुल ही फारग हो गए हैं, हमें तो डोनाल्ड ट्रंप भी घास नहीं डालता और हम खुद अपनी डिफेंस भी नहीं कर सकते, तो लेट्स गेट टुगेदर एंड डू समथिंग एंड बिकम अ पावर अगेन। और उधर जो है चाइना, रशिया, दे आर गोइंग अप। और तो आई थिंक इस किस्म की वलवला है, एक किस्म की टर्मोइल है इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर अब बड़ा वाजे हो गया है कि देयर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज टू अमेरिका एंड द वेस्ट। और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आएगी या टेंशंस आएंगे वो आपको अभी आने शुरू हो गए, नजर आने शुरू हो गए। उसमें सबसे पहले इंडिया ने जैसे कहते हैं रैंक्स ब्रेक किए। इंडिया 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां अमेरिका इज नॉट रिप्रेजेंटेड और इन सम वेज उसकी इंटरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अमेरिका। मगर इसके अलावा इंडिया जो है वो मल्टीलैटरल फोरम तो में तो हिस्सा ले रहा है, मगर वो क्वाड के अंदर भी बैठा हुआ है। क्वाड इज मतलब है क्वाड अमेरिका ने बनाया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, वो चाइना के खिलाफ है। उसकी बेसिक एम मोटिवेशन है चाइना को कंट्रोल करना, उसको रोकना और इन द साउथ चाइना सी एक्सेट्रा। अच्छा, इंडिया जो है वहाँ पार्टिसिपेशन इंडिया की जो है वो मतलब है ल्यूकवार्म रही है, मतलब है ना गर्म रही है ना ठंडी रही है भी और नहीं भी है, जैसे एससीओ के अंदर है भी और नहीं भी है। अब इंडिया को फैसले करने पड़ रहे हैं कि वो कहाँ खड़ा होगा। इंडिया की कोशिश है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, ऑटोनोमस रहे, अमेरिका का मोहताज ना बने, किसी का मोहताज ना बने। और वो जो फलसफा है किसी का ना मोहताज बनना, वो तो चाइना, रशिया वगैरह इन सब इस ग्रुप का है फैसला कि हम किसी के मोहताज नहीं है और हम वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, हर एक की सिक्योरिटी जो है वो हम सबकी मिलके सिक्योरिटी है। ये सम जीरो गेम नहीं होनी चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी एट माय एक्सपेंस।